बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक मैनेजमेंट का हम लोग कर रहे हैं आज स्टाफिंग, जो कि चैप्टर होगा पेज नंबर 73 पे आप लोगों के पास। चैप्टर नंबर स्टाफिंग का है 7। तो स्टाफिंग को देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में हम कहते थे इसको लेबर। दूसरी बात, इस लेबर को यहाँ पे मैनेजमेंट में स्टाफिंग भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं और पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब है कि किस तरीके से यूज़ किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में। डेफिनेशन देखते हैं पेज नंबर 73 पे। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। रॉ टैलेंट, सबसे पहले ग्रेजुएट्स रॉ टैलेंट है, मतलब अभी पॉलिश नहीं हुए, उन्होंने अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल नहीं किया। रॉ टैलेंट जब आता है मार्केट में या कह लें ऑर्गेनाइजेशंस में, सबसे पहले उनको तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है शुरू के दिनों में। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसेस हासिल करते करते वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाता है। फिर उनकी प्रमोशन होती जाती है और वो मज़ीद पॉलिश होते जाते हैं और करियर में एक्सेल करते जाते हैं। शुरुआत होती है हमेशा फ्रेश ग्रेजुएट से। फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनको कोई ना कोई कंपनी लेकर आती है, ट्रेन करवाती है, 2 से 3 साल 4 साल काम करवाते हैं, उसके बाद उनको प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन के बाद उनका करियर आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे बात करेंगे एम्प्लॉई की रिस्पेक्ट से, तो एम्प्लॉई शुरू में लर्निंग फ़ेज़ में होता है। लर्निंग फ़ेज़ के बाद जब वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन जाता है तो उस सूरत हाल में भी उसका लर्निंग फ़ेज़ चलता रहता है 2 तरीक़ों से। एक तो ये कि नई से नई चीज़ें आती जाती हैं कंटिन्यूसली, अगर वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें और दूसरे कोर्सेज हासिल करते रहें तो आसान रहता है उसको नए एम्प्लॉयज़ के साथ कम्पीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर के बात करेंगे कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और उन्होंने किया हुआ सिर्फ ग्रेजुएशन, और जो बाद में उनको compete करने के लिए किसी ने अगर अप्लाई किया, उनका एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है लेकिन वो ग्रेजुएशन के बजाय मास्टर्स हैं। इस सूरत हाल में जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल थे उनकी सिर्फ नॉलेज की लैकिंग कह लें या एजुकेशन की लैकिंग कह लें, तो वो compete नहीं कर पा रही है नए स्टाफ के साथ। दूसरी बात, नई से नई थ्योरीज आती जाती हैं और अगर आप स्टैटिक रहते हैं, अपनी पुरानी एजुकेशन पे ही बरकरार रहते हैं, आपने नया कुछ भी नहीं सीखा होता, उस सूरत हाल में मुश्किल हो जाता है मार्केट में कम्पीट करना। तो इसको कहते हैं CPD कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कैसे हासिल हो सकती है? कोई ट्रेनिंग करके, कोई कोर्सेज करके, सेमिनार्स करके, सेमिनार्स अटेंड करने के अलावा नए डिग्रीज़ आप हासिल कर सकते हैं ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एम्प्लॉई की रिस्पेक्ट से क्या है कि एम्प्लॉई का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल करे, एक्सेल करते करते उसकी स्किल्स डेवलप होती जाएँ और आगे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर सर्व करे। एम्प्लॉयर के रिस्पेक्ट से ये चीज़ अहम है कि एम्प्लॉयर ये चाहते हैं कि एम्प्लॉई उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, काम करे, काम समझे, काम समझने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करे अपनी स्किल्स के साथ। मतलब जितना कुछ एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है अपने एम्प्लॉइज़ पे, उससे फ़ायदा होता है एम्प्लॉयर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, नए बंदे को मौका देते हैं, उसको लैपटॉप फराहम करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ मिलके चलते हैं, उसकी गलतियों पे उसको समझाते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर रखवाते हैं या कोई मैनेजर के अंडर काम करवाते हैं। तो कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये नहीं कर रही होती बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कर रही होती है। कंपनी चाहती है कि जो भी नया बंदा हमारे साथ काम करने के लिए आया है वो हमें 2 से 4 साल, 6 साल, 8 साल सर्व करके जाए, तो इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होगा कि कंपनी में जो नए लोग आए हैं वो कंपनी रिटेन करती जाए और उनको आगे लेके चलती जाए अपने साथ। क्योंकि जब आप एक पोजीशन पे नए शख्स को लेकर आएंगे, वो नया शख्स आपको फ़ौरन फ़ायदा नहीं देगा, कुछ लम्हात बाद या कुछ दिनों के बाद ट्रेन होते होते फिर उससे आप बेनिफिशियल वर्क ले सकते हैं, एक्सपीरियंस वर्क ले सकते हैं। हर एम्प्लॉई भले से कितना भी एक्सपीरियंसड हो, जब भी नई जगह पे आएगा तो उसको उस जगह का या उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम समझना पड़ेगा,
किसको रिपोर्ट करना है, किससे कैसे बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में किस नेचर ऑफ बिजनेस में काम हो रहा है, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन से एप्लीकेबल नहीं है, तमाम चीज़ें भी आएंगी इसमें। तो चाहे ऐसा स्टाफ हो जो बिल्कुल नया है, चाहे कोई ऐसा स्टाफ हो जो कहीं और ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास आता है, दोनों सूरत हाल में ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी स्टाफ उनके पास आया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें काम करने के लिए, और जब वो डेवलप हो जाते हैं एम्प्लॉइज़ तो फिर उन एम्प्लॉइज़ से फ़ायदा भी हासिल करें। वो सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल तक आपके साथ ना रहें, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको सर्व करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आसान है कि एक शख्स जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको नए से नए फॉर्म में आप ढालते चले जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आसान हो जाती है। अच्छा, और एक शख्स के बजाय आप दूसरा शख्स लेकर आएंगे, उसको सेट करेंगे, 3 से 4 महीने 6 महीने उसको दरकार होंगे नया सिस्टम समझने के लिए, फिर वो काम करेगा, फिर वो कभी छोड़ के जा सकता है, तो वो रिस्क आ जाता है। बेहतर ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि जो भी उनके साथ एम्प्लॉइज़ काम करें वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सर्व करके जाएं उनको। अब कभी ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी एजुकेशन एक जगह रुक जाती है, थम जाती है, आगे नहीं पढ़ते नहीं हैं, या कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे, उनकी लर्निंग स्किल्स थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से क्या होता है, कुछ कोर्सेज़ वो कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कोर्सेज़ करें, अपने कुछ मैनेजर्स को वो भेजते हैं सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, कहीं कहीं पे कोई ख़ास सर्टिफिकेशन के लिए भेज रहे होते हैं, कहीं कहीं पे बाहर से दूसरे जो कह लें एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ कोर्सेज़ करवाने के लिए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि जो भी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनके साथ उनकी नॉलेज और उनकी एजुकेशन एक जगह फ़िक्स ना हो जाए, बल्कि वो आगे बढ़ती जाए, जो कहलाती है एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अपने एम्प्लॉइज़ को डेवलप करती जाए, जितने भी पुराने एम्प्लॉइज़ होते जाएंगे उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन क्योंकि बिज़नेस वर्ल्ड में नए से नए चेंजेस आते जाते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अपने काम की हद तक तो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ को डील करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए कंपनीज़ या तो ख़ुद से ऐसे कोर्सेज़ या ऐसे मॉडल्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ मज़ीद डेवलप हो जाएं, या वो सजेस्ट करती हैं एम्प्लॉइज़ को कि आप अपनी तरफ से कोर्सेज़ कर लें या कोई एडिशनल ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कर लें, ऐसा हो सकता है। मज़ीद ये कभी कभी फ़ंडिंग भी कर देते हैं, मतलब कंपनी फ़ंड करती है एम्प्लॉई को कभी 50%, कभी 60% ऑफ द कोर्स, कभी 100% ऑफ द कोर्स, कि कंपनी के कहने पे कंपनी की बेहतरी के लिए एम्प्लॉइज़ बेहतर से बेहतर डेवलप होते जाएँ। तो ये चीज़ कहलाती है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप लोग भी जब आगे जाएंगे तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं रुकेंगे, इंशाल्लाह मास्टर्स भी करेंगे। मास्टर्स करने के बाद भी जब आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड रिलेटेड नॉलेज भी हासिल करनी होती है। कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया फील्ड के हिसाब से, आपको वो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, हो सकता है कोर्सेज़ करने पड़ें, सर्टिफिकेशन आती है किसी किस्म की। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और आपको उन चेंजेस के साथ चलना है, चेंजेस को अडॉप्ट करना है। चेंजेस को जब भी अडॉप्ट करेंगे तो आप दूसरों से कम्पीट कर सकते हैं। अगर आप एक जगह रुक जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने अपने हद तक तालीम हासिल कर ली, इसके आगे मुझे शौक़ नहीं है या मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाएगा, तो फिर आप नए लोगों से कम्पीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन हासिल करके आ रहे हैं जो कि ज़्यादा अपडेटेड है, और आपने जो एजुकेशन हासिल की थी वो काफ़ी पहले हासिल की थी, हो सकता है आउटडेट हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी स्टाफ आता है, सबसे पहले स्टाफ को ये हम सोचते हैं टोटल नंबर्स क्या होने चाहिए स्टाफ के। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ एक डिपार्टमेंट में हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ 10। हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारे उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयमेंट है, रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि ये 10 के बजाय 12 स्टाफ होना चाहिए। तो एडिशनल स्टाफ जो हायर करना है, कितना हायर करना है, 2 more वर्कर्स। उन 2 लोगों के लिए जब ये रिक्वायरमेंट आ जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिग्निफाई करेगा कि हाँ ये 2 लोग बिल्कुल आप ले सकते हैं, इनके लिए अब जॉब इंटरव्यू शुरू होंगे, इनके लिए जॉब एड्स दिए जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें ये जो स्टाफ है ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट का।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट बताई कि 2 लोग हमें चाहिए, किसको बताया? HR डिपार्टमेंट को। HR डिपार्टमेंट इसको डिस्कस करेंगे डायरेक्टर से या सीनियर से, और अगर वो भी अप्रूव कर देते हैं तो HR डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है और वो उसके लिए देंगे जॉब ऐड। जॉब ऐड के बाद उनके पास बहुत सारी ईमेल्स आना शुरू होंगी, बहुत सारी CVs आना शुरू होंगी। उस जॉब ऐड के बाद वो कॉल्स करेंगे, कॉल फॉर इंटरव्यू कॉल करना शुरू करेंगे, रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ तलाश करना शुरू करेंगे। कॉल फॉर इंटरव्यू के बाद अगला जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद उस इंटरव्यू में फाइनेंस डिपार्टमेंट का शख्स भी हो सकता है, HR डिपार्टमेंट का शख्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले HR इंटरव्यू हो, फिर रेलिवेंट फील्ड का इंटरव्यू हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंटरव्यू में ये दोनों स्टाफ मौजूद हों और जज करें। HR डिपार्टमेंट का काम होता है कि कैंडिडेट पर्सनली कैसा शख्स है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको जज करना। फील्ड का जो बंदा होता है उसको ये देखना होता है कि टेक्निकली कितना साउंड है, जो नया एम्प्लॉई आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए उसकी ख़ुद की एक्सपर्टीज़ अपनी फील्ड में क्या है। फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं फाइनेंस वाले या कह लें जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है। HR का काम होता है कि उस पर्सनैलिटी को जज करना ओवरऑल। इंटरव्यू एक्टिविटी के बाद सिलेक्शन के लिए कॉल्स वगैरह करते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय को बुलाते हैं, उससे फाइनल डिस्कशन करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ काम करेंगे। फिर एम्प्लॉय हायर हो जाते हैं। एम्प्लॉय हायर होने के बाद आप उनको ओरिएंटेशन देते हैं। ओरिएंटेशन देने के बाद आप ट्रेनिंग करवाते हैं अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग देनी हो तो। जॉब ऐड फॉर एग्जांपल डॉन न्यूज़पेपर पर जॉब ऐड दिया गया। जब जॉब ऐड के बाद अगला काम है, जब हमारे पास जो डेटा आ जाता है उसके रिप्लाई में तो कॉल फॉर इंटरव्यू करेंगे रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ को। उस इंटरव्यू कॉल में से बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद फिर हम कुछ ख़ास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, जैसे अगर हमारे 2 एडिशनल स्टाफ हमें चाहिए थे, सिलेक्शन हमने की फॉर एग्ज़ाम्पल एहतियातन 2 के बजाय कितने लोग ही 4 एम्प्लॉयज़, इसलिए कि 2 हमें शॉर्टलिस्ट करने, लेकिन हम चॉइस के तौर पे 4 एम्प्लॉयज़ से बात करना चाहेंगे। एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे। फ़र्ज़ करें कि इन 4 में से कॉल पर रिस्पॉन्ड किया 3 लोगों ने और एक ने स्ट्रेट नो कर दिया कि मैं इस सैलरी पे या इस रेमरेशन पे या इस जॉब डिस्क्रिप्शन पे पूरा नहीं उतरता या मुझे इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है। 4 के बजाय फ़र्ज़ करें कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ़ाइनल बात करने के लिए 3 लोगों को बुलाया गया। उन 3 लोगों में से कोई से 2 पिक किए जाएंगे। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब बात हो रही हो, जब भी कोई एम्प्लॉई एक बैकआउट कर जाए तो एहतियातन 4 एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे। 4 के बाद 3 या 2 हायरिंग हमारी हो जाएगी इख्तिताम में 2 लोगों की। 2 न्यू स्टाफ हायर हो जाएंगे। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन होता है, सबसे मिलवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद स्टाफ को कहा जाता है कि आप अब अपनी सीट पे चले जाएं और वहाँ पे उनको समझाया जाता है उनके रोल्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद अगला काम होता है ट्रेनिंग का। सीनियर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपका सिस्टम जो अब आपने लेके चलना है आगे ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आपको ढालना है, वो तमाम चीज़ें समझाएंगे ट्रेनिंग के दौरान में आपके सीनियर्स या जो भी रेलिवेंट स्टाफ है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। HRM की पॉलिसीज़ बता रहे होंगे, एंट्री एग्ज़िट कैसे होगी, आपके रूल्स क्या होंगे, आप किस किस को रिपोर्टेबल हैं, तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही होंगी। तो ये तमाम की तमाम बातें हमने की हैं, किस तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है या जॉब किस तरीके से न्यू एम्प्लॉयज़ को हम देते हैं। मज़ीद बात यह है कि जो हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उस फंक्शन में से ये बहुत अहम फंक्शन है स्टाफिंग का, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में शुरुआत में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टाफिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस वगैरह भी पढ़ी थी। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेनली हम लोग ये चीज़ें
कवर कर चुके थे एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे एक दफ़ा हमने दोबारा गो थ्रू कर लिया। अब आते हैं हम पेज नंबर 73 पे, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? स्टाफिंग के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है? रेलिवेंट डिपार्टमेंट क्यों सिर्फ डील नहीं कर सकता? रेलिवेंट डिपार्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, तो फाइनेंस सिर्फ अपने फाइनेंस के एम्प्लॉयज़ को क्यों डील नहीं कर सकता? HRM को बीच में आना क्यों ज़रूरी है? तो HRM का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है बिहेवियर्स देखना, अटेंडेंस देखना, ओवरऑल जनरली किस तरीके से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होते हैं या नहीं होते, सबका बिहेवियर क्या है, सबकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, कौन किसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई एम्प्लॉई अगर दूसरे एम्प्लॉई से नाराज़ है या कोई ग्रीवांसेस कह लें कि डिफरेंसेस आ गए, उस सूरत में क्या किया जाए? डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते हैं, फ़ाइन करते हैं, कभी पनिशमेंट करते हैं, कभी वो सैलरी डिडक्ट करवा देते हैं, कभी शो कॉज नोटिस दिया जाता है, कभी परफॉर्मेंस अप्रेजल करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मज़ीद इंक्रीमेंट लगाते हैं, कभी प्रमोट करते हैं, कभी बोनसेस देते हैं। तमाम काम HRM के ह्यूमन रिसोर्स के, क्योंकि ये फील्ड से हट के और फील्ड के साथ दोनों एस्पेक्ट देख रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के। फील्ड के साथ शख्स कैसा चल रहा है उसके लिए वो इनसाइट या इनपुट ले लेते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, कि वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट बताएगा कि उसका स्टाफ कैसा काम कर रहा है। और जनरल वे में HRM खुद भी देख रहा होगा जनरल वे में कि एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि HRM वालों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी फाइनेंस फील्ड की। फाइनेंस फील्ड में जो भी काम कर रहा है उनके सामने तो वो काम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनेंस फील्ड में क्या वो रेलिवेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी इंसाइट देंगे हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे या उनके कॉलीग्स होंगे या उनके सुपीरियर्स होंगे। वो बताएंगे कि ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, जो गोल्स हैं सेट किए गए हैं उनको ठीक तरीके से वो कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जब स्टाफ की तरफ से कोई बात जाती है तो जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, जिस एम्प्लॉय शख्स के बारे में बात हो रही है, उसका भी एक फीडबैक जाता है HRM को। कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टाफ आपके खिलाफ गलत बात करे खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में HRM एक एम्प्लॉई से भी फीडबैक या सजेशन ले लेती है कि आपके हिसाब से बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, या आपके हिसाब से कोई कमी पेशी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को कैसे बेहतर किया जाए। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स का काम ये होता है कि एक तो आपने इंसाइट ले ली, ह्यूमन रिसोर्स ने इंसाइट ले ली रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट खुद से मॉनिटर कर रहा होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ किसी भी स्टाफ की, कौन किस तरीके से आता है कंपनी में, कौन किस तरीके से जाता है कंपनी से, क्या एटीट्यूड कॉर्पोरेट लेवल का है या नहीं है, क्या रेगुलर है एम्प्लॉई या नहीं, एब्सेंटीज़म तो नहीं है बहुत ज़्यादा, सिक एंड कैजुअल लीव कैसे मेंटेन करनी है, EOBI या रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरीके की तमाम चीज़ें ये भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देख रहा होता है। मेडिकल फैसिलिटी, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देख रहा होता है। कौन सा स्टाफ अपने डिपार्टमेंट पहुंच चुका नहीं पहुंच चुका, उसको कॉल्स करना, उसको ट्रेस करना, उससे कम्युनिकेशन करना। जब रेलिवेंट डिपार्टमेंट के हाथ से निकल जाता है तो वो फिर सजेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कि आप इनको ट्रेस करके बताएं, तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंतहाई ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कहीं कहीं पे जैसे छोटे इदारे हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, अलग से ऑफिस नहीं होगा, उसका अलग से कोई रूम नहीं बना होगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन ज़रूर परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर है, मोबाइल फ़ोन सेलर है, कोई उसकी शॉप है, शॉप में कोई 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं, छोटे लेवल का बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से खड़ा नहीं कर सकते। उस सूरत में क्या होता है कि वो स्टाफिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी हैं, हो सकता है वो सोल ट्रेडर जो ओनर होगा वो अपने हाथ में तमाम बातें रखे और ख़ुद से हायरिंग और फायरिंग कर रहा हो। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होना तो चाहिए, अगर नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्केल छोटा है या कम स्केल पे काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन, उस सूरत में क्या होगा कि किसी एक शख्स के पास या 2 शख्स के पास उसकी ड्यूटीज़ मौजूद होंगी, स्टाफिंग एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन रिसोर्स की ही एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लेकिन अलग से डिपार्टमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 के 5 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों। तो डिपार्टमेंट होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये फंक्शन ज़रूर परफॉर्म हो रहे होते हैं, कोई ना कोई ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। पेज नंबर 74, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में
किन चीज़ों की अहमियत है या इसका स्कोप कहाँ तक जा रहा है। नंबर 1 पर्सनल एस्पेक्ट, दिस इज कंसर्न्ड विद मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट, रेमुनरेशन, इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्टिविटी। पहले प्लान करना कितनी नीड है स्टाफ की, कितनी नहीं। रिक्रूट करना, लोगों को लेकर आना अपनी कंपनी में, उनसे काम लेना शुरू करना। प्लेसमेंट करना, सही जगह पे सही स्टाफ के साथ सही डिपार्टमेंट में काम करवाना। ट्रांसफ़र करना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। प्रमोट करना, कौन प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। रेफ़र मैं करूँगा आप लोग को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, हमने चैप्टर में एक प्लानिंग के चैप्टर में एक टॉपिक देखा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उससे आपको रेफ़र करूँगा कि प्रमोशन कब की जाती है, कब नहीं की जाती, कब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, कब नहीं होता, स्टाफ को हम कब जज करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल एक टेन्योर में कैसी रही, उसकी बेस पे सोचते हैं कि क्या उसको प्रमोट किया जाए, नहीं प्रमोट किया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए, नहीं इंक्रीमेंट दिया जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, साल के साल 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने के बाद कोई कोर्सेज करवाना ऑनलाइन या बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से हमने रब्ता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को आगे कोई लेक्चर्स दे दें या कोई सेमिनार करा दें, कोई वर्कशॉप करवा दें, तो ये तमाम काम कहलाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रेमुनरेशन सेट करना, सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा अगर अलाउंसेज हैं या कोई अदर फैसिलिटीज़ हैं, इनकम टैक्स कौन भरेगा, किस तरीके से दिया जाएगा, डिडक्शन कितनी होगी, क्या स्टाफ के पैसों में से डिडक्शन हो जाएगी, स्टाफ कैसे क्लेम करेगा उस इनकम टैक्स को, ये तमाम काम। फिर EOBI के लिए डिडक्शन होती है, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के लिए, जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं या पेंशन देते हैं। इंसेंटिव्स में मज़ीद बात पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हो सकती है, लंच फैसिलिटी हो सकती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ वगैरह। ये तमाम पर्सनल एस्पेक्ट हैं, किसको ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट नहीं देगा, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू काम हो रहा होता है। नेक्स्ट है वेलफेयर एस्पेक्ट, it deals with working conditions and amenities such as canteens, rest and lunch rooms, housing, transport, medical assistance, education, health and safety, recreation facilities, sports activities करवाना, मेडिकल के लिए फर्स्ट एड रखवाना, फायर ड्रिल करवाना कि अगर फायर आ जाती है आपकी बिल्डिंग में तो आप किस तरीके से एग्जिट करेंगे। ये तमाम के तमाम काम होंगे। किसके लिए ये तमाम के तमाम काम है? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए काम है सारे। थर्ड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, दिस कवर्स यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान में आपस में किसी किस्म की झड़प हो जाती है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 1 थे, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय 4 थे, आपस में इनके कोई इश्यूज आ जाते हैं। इसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करना कि इनकी रिजॉल्व मार्केट डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर हैं वो इस बात को रिजॉल्व कर लें अपने डिपार्टमेंट की हदूद में, इस बात को बाहर ना जाने दें। लेकिन अगर ये मामला इनसे भी सेटल नहीं होता तो फिर ये लेके जाएंगे इसको HR डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। उनको बताएंगे कि इनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं, किसी किस्म की गलत बयानी हुई है या एक दूसरे को बुरा भला कहा गया या आपस में कोई झगड़ा हो गया। मार्केट मैनेजर HRM के साथ बैठ के फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे और डिस्प्यूट को एंड करके उसको करेंगे रिजॉल्व कि दोनों लोगों में इत्तेफाक आ जाए और लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जब एम्प्लॉयज़ आपस में एक पेज पे नहीं होते तो ग्रुप गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर एक या दो एम्प्लॉयज़ के आपस में इख्तिलाफात हैं तो इन दी एंड वो टीम को अंडरमाइन करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है उनकी वजह से, सिर्फ 2 या 3 लोगों की लड़ाइयों की वजह से। उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेलेवेंट मैनेजर की
कि वो अपने डिपार्टमेंट की हदूद में रहते हुए इस मसले को हल करें। अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर वो आगे रेफ़र होता है ह्यूमन रिसोर्स को, और ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है? डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। कोई एक गलत है, कोई एक सही है, दोनों को बैठ के रिजॉल्व करवाएंगे। मसला हल नहीं होता और इंतहा का डिसीजन लिया जाता तो फ़र्ज़ करें कि मार्केट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई 1 इनको हम अब कह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी से निकल जाइए, एग्ज़िट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे इनको। तो कभी कभी ये मुश्किल डिसीजंस भी लेने चाहिए, और कौन लेगा ये? हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मार्केट मैनेजर के साथ बैठ के इस किस्म के फ़ैसले करेंगे कोई हार्श डिसीजन है तो। नंबर 74, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द नेसेसरी स्टाफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर तो 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। साथ में हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या स्टाफिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है पेज नंबर 73 पे, स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज अ कैपेबल एम्प्लॉइज। इसको आप यहाँ से भी बता सकते हैं, और कोई और डेफिनेशन अगर है तो वो भी याद कर लेंगे और एज इट इज बता देंगे। तो पेज 74 पे कहते हैं प्रोसेस नेसेसरी, क्या ज़रूरी है, क्या स्टेप ज़रूरी है कि स्टाफ को हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे भर्ती करें। नंबर 1, डिटर्मिनिंग द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। नंबर 3, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू द स्टाफ। नंबर 4, evaluating the work accomplished by the staff. Number 5, determining the remuneration. Number 6, promoting the staff. And 7, terminating incapable and bad performing staff. जॉब साइकिल देखेंगे तो जॉब में हमेशा एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों चाहते हुए दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जाते हैं, दोनों की विल शामिल होती है। एग्जिट करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक पेज पर हों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब एम्प्लॉई एग्जिट करना चाह रहे हैं और उन्होंने एम्प्लॉयर को बताया, एम्प्लॉयर ने उनकी बात पे एग्री कर लिया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गोल्डन हैंडशेक कहलाता है। एम्प्लॉई अगर जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयर उनको एक डील देते हैं कि आप एग्जिट कर दें कंपनी से तो और इतने पैसे हमसे ले लें, बिल्कुल ऐसा होता है। कभी कंपनी चाहती है कि अपने स्टाफ को कम किया जाए, 40 के बजाय 30 बंदे रखें तो 10 बंदों को निकाल दिया जाए, तो फिर उनको समझाया बुझाया जाता है या उनकी कहीं और प्लेसमेंट करवाई जाती है, किसी और सब्सिडरी में या किसी दूसरी कंपनी में, रिलेटेड कंपनी में वो लोग कर लेते हैं एडजस्ट। तो ऐसा हो सकता है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक पेज पर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर तो एग्जिट चाह रहे होते हैं और एम्प्लॉई नहीं चाह रहा होता। उस सूरत हाल में एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लिखा था कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो एम्प्लॉयर को इतने पैसे भरने पड़ेंगे, उस सूरत हाल में एम्प्लॉयर ये काम करेगा मजबूरी। कभी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय एग्जिट करना चाह रहा और एम्प्लॉयर एग्जिट करना नहीं चाह रहे, लेकिन एग्जिट तो करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय ने जब काम ही नहीं करना, उसने कह ही दिया कि मैं काम नहीं करूँगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उस सूरत हाल में कभी कभी कंपनीज क्या करती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवा लेती हैं, अगर आप टाइमली बताएंगे नहीं और फ़ौरन एग्जिट करना चाहेंगे या साल 1.5 साल के अंदर आप छोड़ देंगे कंपनी को, तो आपको कुछ ना कुछ हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक कॉस्ट होती है। एक एम्प्लॉय को आप डेवलप करते हैं, उसके बाद 1.5 साल 2 साल तक वो आपके साथ काम करते करते एकदम से कहे कि मैं जाना चाहता हूँ छोड़ के कंपनी को, तो उस सूरत हाल में कंपनीज उसके ख़िलाफ़ फ़ाइन्स भी लगा देती हैं, कभी पैसे उनके रोक लेते हैं, इस तरीके के सिलसिले हो जाते हैं। इस वाले सिनेरियो में एम्प्लॉयर तो चाह रहे हैं कि एग्ज़िट हो जाए और एम्प्लॉय नहीं चाह रहा। इसमें वो तमाम सूरत हाल जो कि यहाँ इख्तिलाफ़ात वाली बात मैंने कही थी, फोर्स एग्जिट करवाते हैं हम, एम्प्लॉय को टर्मिनेट करवाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के, आपकी किसी एक ख़ास बात की वजह से हम इस एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे और हम ये एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन में।
अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला सिलसिला है ये कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे भी हो सकता है और ये रिटायरमेंट पे भी हो सकता है कि 60 ईयर्स ऑफ एज तक जब पहुंच जाता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर मोस्टली क्या करते हैं कि उनको रिटायर कर देते हैं। तो एक वो पॉजिटिव एंड ही कह लें उसको कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ज़रूर होता है हमेशा एम्प्लॉयमेंट में। कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, आप एंटर तो हो गए, तो आपने कभी ना कभी एग्जिट होना है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये आपके ऊपर है और कंपनी के ऊपर है। कभी कभी वर्कर चाहता है मज़ीद काम करे लेकिन कंपनी उसको बाहर कर देती है। कभी कभी कंपनी चाहती है वर्कर हमारे साथ रुक जाए लेकिन वर्कर को अपनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और दिखाई दे रही होती है और वो अप्लाई करते रहते हैं और कहीं और फिर वो स्विच कर जाते हैं जॉब। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। ये तमाम के तमाम काम कौन देख रहा होता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको स्टाफिंग डिपार्टमेंट कह लें या पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह लें। तो ये तमाम पॉइंट्स इनकी हेडिंग्स हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इन तमाम पॉइंट्स को इन डिटेल देख लेंगे। आज की क्लास में हमने कवरेज जो की है मेनली वो की है कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, स्टाफिंग क्या होती है और रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को लेकर आ जाएगा बिज़नेस में, कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और इन दी एंड वो एम्प्लॉय काम करना शुरू कर देगा। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है कि एम्प्लॉय किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं दिन ब दिन। मैनेजमेंट के दरमियान में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए उसको कौन रिजॉल्व करेगा, ये तमाम बातें हम लोग देख रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कवर करेंगे रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को डिटेल में देख लेंगे और इसके अलावा जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द नेसेसरी स्टाफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 74 को, इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे मैनेजमेंट में। तो अगली क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।